नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग आपका चैप्टर 2 को समाप्त करेंगे। हमने इसमें नर युग्मकोद्भिद का संपूर्ण विकास, पुंकेसर की संरचना से लेकर नर युग्मकोद्भिद के संपूर्ण विकास का अध्ययन कर लिया था। कल हमने स्त्री केसर की संरचना, स्त्री केसर के अंदर अंडाशय अंदर बीजांड किस प्रकार का होता है, जिसको गुरु बीजाणुधानी कैसे कहते हैं, उसके बारे में पढ़ लिया था। अब हम गुरु बीजाणुधानी के अंदर गुरु बीजाणु जनन कैसे होगा उसका चर्चा करेंगे। ये जो गुरु बीजाणुधानी का जो चित्र है, इसमें आपको मैंने बताया था अध्यावरणों से घिरा हुआ जो मुख्य पोर्शन है, इसका मुख्य भाग जो है उसको हम बोलते हैं न्यूसेलस या बीजांडकाय। बीजांडकाय की कोई एक कोशिका गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की भांति कार्य करना प्रारंभ कर देती है, अन्य कोशिकाओं से आकार में बड़ी हो जाती है। यहाँ ये ध्यान देना ज़रूरी है कि नर युग्मकोद्भिद में का विकास अब हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा कि लघु बीजाणुधानी की सभी कोशिकाएं, उसके अंदर जो बीजाणुजन उत्तक है उसकी सभी कोशिकाएं लघु बीजाणु मातृ कोशिका की भांति व्यवहार करती हैं। यहाँ पे बीजांड यानी गुरु बीजाणुधानी के अंदर कोई एक कोशिका गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की भांति कार्य करती है, और उससे गुरु बीजाणु जनन कैसे होगा उसको एक दूसरे चित्र की सहायता से आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये देखते हैं, ये अकेला सक्रिय गुरु बीजाणु मान लेते हैं इसको। ये इसमें लिखा ही है मेगास्पोर मदर सेल 2n गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। ये इसमें अर्धसूत्री विभाजन व मियोसिस, मतलब अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में पूर्ण होता है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के फलस्वरूप पहले 2 केंद्रक, दोनों केंद्रक के बीच में कोशिका भित्ति बन गई, तो 2 कोशिकाएं बनी है अगुणित। फिर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, जिससे 2 से बन गई 4, चारों के बीच में देखो भित्ति बन गई। तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनने की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। अब ध्यान देने की बात यह है कि इन 4 में से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, केवल एक गुरु बीजाणु सक्रिय बना रहता है। ठीक है, तो गुरु बीजाणु जनन की परिभाषा में भी ये बात हमें साथ में जोड़नी होगी कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनने की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। इन 4 में से 3 गुरु बीजाणु अपराशित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, केवल एक सक्रिय गुरु बीजाणु बना रहता है। अब इस अकेले सक्रिय गुरु बीजाणु से 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय मादा युग्मकोद्भिद की रचना होगी। जो मादा युग्मकोद्भिद, जिसको भ्रूणकोश भी कहते हैं, उसमें 7 कोशिकाएं व 8 केंद्रक हैं। ये बनेगा ये संरचना, इनमें 7 कोशिकाएं 8 केंद्रक है। इस अकेले गुरु बीजाणु से बनती है संरचना, इसलिए आवृत बीजीपात्व में गुरु बीजाणु का विकास मादा युग्मकोद्भिद का विकास एक बीजाणुज विकास कहलाता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, एक बीजाणुज विकास। ये शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आवृत बीजीपात्व में मादा युग्मकोद्भिद का विकास एक बीजाणुज होने से या मोनोस्पोरिक होने से क्या अभिप्राय है? उसका अभिप्राय ये है कि एक अकेला सक्रिय गुरु बीजाणु से 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय मादा युग्मकोद्भिद की रचना होती है। अब इसमें इसकी रचना पढ़ते हैं कि कैसे 7 कोशिकाएं 8 केंद्रक बनेंगे। तो इस सक्रिय क्रियाशील गुरु बीजाणु जो है वो केंद्र में आ जाता है, उसका केंद्रक। कारण कि पहले इसमें रिक्तिका होती है, इस चित्र में नहीं दिखा है, रिक्तिका होती है। वो रिक्तिका विलुप्त होने के कारण से केंद्रक, जो पादप कोशिका विशेषता केंद्रक परिधि की ओर होते हैं, रिक्तिका विलुप्त होने के कारण से केंद्रक केंद्र की ओर आ जाता है, बीच में आ जाता है। ठीक विपरीत आपने परागकण में आपने वो देखा था लघु बीजाणु में कि रिक्तिका नहीं थी, केंद्रक मध्य में था। रिक्तिका बनने के कारण से केंद्रक एक तरफ आ गया। इसमें रिक्तिका थी, रिक्तिका विलुप्त होने से केंद्रक केंद्र की ओर आ गया, बीच में। केंद्र पर आने पर के पश्चात इसमें मुक्त केंद्र के विभाजन होता है। मुक्त केंद्र के विभाजन का मतलब है कि सिर्फ केंद्रक विभाजन होगा, केंद्रक विभाजन के बाद में कोशिका भित्ति नहीं बनेगी। जैसे यहाँ पे दिख रहा था हमें कि एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन गए, दोनों के बीच में दीवार बन गई। ऐसा नहीं होकर
एक केंद्रक से दो केंद्रक बन गए, लेकिन दीवार नहीं बनी, दीवार नहीं बनी, है ना, सिर्फ दो केंद्रक बन गए। फिर इन दो केंद्रक से चार केंद्रक, फिर चार केंद्रक से आठ केंद्रक, चार एक ध्रुव की तरफ, चार दूसरे ध्रुव की तरफ। आठ केंद्रक बनने के बाद में दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्रक बीच में आ जाते हैं, मध्य में। तो दोनों ध्रुव मतलब एक बीजांड द्वार की तरफ और एक निभाग की तरफ। तो दोनों ध्रुवों पर तीन तीन केंद्रक बचेंगे और एक एक केंद्रक आ गए बीच में। जो बीच में केंद्रक आ गए वो ध्रुव से आए हैं, इसलिए इनको कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक बनेंगे वो। ठीक है। अब इसके बाद कोशिका भित्ति बनती है। तो आठों केंद्रक बन जाने के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो आप देखें कि यदि हम इसे बीजांड द्वारीय छोर माने तो इसमें कोशिका भित्ति बन गई। देखो पहले सिर्फ एक डॉट था, डॉट के बाहर और एक बाउंड्री हो गई है ना। तो उसमें एक कोशिका तो अंड कोशिका और दो सहायक कोशिकाएं हो गई। तीन कोशिकाएं जो निभाग की तरफ है वो हो गई प्रतिमुखी कोशिकाएं। बाकी जो भाग रह गया वो केंद्रीय कोशिका, केंद्रीय कोशिका में ये दो ध्रुवीय केंद्रक हो गए। अधिकांश आवृतबीजी पादपों में इसी प्रकार की संरचना होती है मादा युग्मकोद्भिद की। और इसका सर्वप्रथम वर्णन पोलिगोनम नाम के पादप में किया गया था, इसलिए इस विकास को कहते हैं, इस ऐसे मादा युग्मकोद्भिद को बोलते हैं पोलिगोनम टाइप ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट या मेगा गेमिटोफाइट या भ्रूणकोश। ठीक है। अब एक अन्य चित्र से भी आपको मैं इस वर्णन को दिखाता हूँ, जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से आपको दिखाते हैं। ये एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में यहाँ से यहाँ तक जो चित्र है वो तो दिखा रहे हैं गुरु बीजाणु जनन की क्रिया को। यहाँ दिखा रहे हैं कि जो सक्रिय गुरु बीजाणु बचता है उसमें पहले दो केंद्रक, फिर चार केंद्रक, फिर आठ केंद्रक बन गए। और आठ केंद्रक बनने के बाद में कोशिका भित्ति बनी। यहाँ पे लिखा है बीजांड माइक्रोपाइलर एंड, यानी बीजांड द्वारीय छोर, इसलिए यहाँ पे एक अंड कोशिका, दो सहायक कोशिकाएं हो गई है। तो ये अपने आप निभाग की तरफ यहाँ पे प्रतिमुखी कोशिकाएं हो गई। बाकी भाग केंद्रीय कोशिका है, केंद्रीय कोशिका में ये दो लाल लाल आपको ध्रुवीय केंद्रक दिख रहे हैं। ठीक है। अब इसी को उल्टा करके दिखा दिया। उल्टा करके कैसे पता चला कि आप देखें ध्यान से, पहले और इसको जूम करता हूँ मैं। अब यहाँ पे लिखा है माइक्रोपाइलर एंड नीचे लिखा है और ऊपर लिखा है क्लेजल एंड या निभागीय छोर। तो जो बीजांड द्वारीय छोर है वहाँ पे दो ये बड़ी बड़ी कोशिकाएं, आधा नाम दिख रहा है सिनर्जिड्स हैं। सिनर्जिड्स मतलब सहायक कोशिकाएं। इसके पीछे छिपी हुई सी कोशिका दिख रही है वो है एग यानी अंड कोशिका। और ये निभाग की तरफ तीन प्रतिमुखी कोशिकाएं एंटीपोडल्स लिखा है। ये बाकी जो खुला मैदान है, खाली भाग जो है वो है केंद्रीय कोशिका सेंट्रल सेल, और केंद्रीय कोशिका में दो ध्रुवीय केंद्र। अब यहाँ एक और आपको ध्यान देने वाली बात है कि बीजांड द्वारी छोर पर इन सिनर्जिड्स मतलब सहायक कोशिकाओं में बीजांड द्वारी छोर पर कोशिकीय स्थूलन पाया जाता है। ये अलग प्रकार की डिज़ाइन आकृति जैसी दिख रही है। इसके लिए नाम लिखा है फिलीफॉर्म एपेरेटस, हिंदी में बोलते हैं तंतु रूप समुच्चय। पराग नलिका की भ्रूणकोश में वृद्धि, भ्रूणकोश में प्रवेश और उसकी वृद्धि को दिशा निर्धारित करने का कार्य फिलीफॉर्म एपेरेटस या तंतु रूप समुच्चय द्वारा किया जाता है। यह अति महत्वपूर्ण संरचना है। ठीक है। यही आपके अध्याय का इतना ही वर्णन बचा था शेष, उसको मैंने बता दिया है। एक अन्य चित्र से हम लोग इसको समराइज करने का प्रयास करते हैं ताकि क्या क्या हमने पढ़ लिया वो सब बातें आ जाए। ये देखिए, इस चैप्टर में हमने पुष्प के पहले नर जनांग पुंकेसर पर चर्चा की थी, स्टामेन।
पुंकेसर के पराकोष एंथर को काट के दिखाया इसने। काटने पर ये 4 लघु विजाणु दानियाँ दिख रही है, पोलन सेक्स। ठीक है, एक लघु विजाणु दानी को बड़ा करके दिखाया गया इधर। लघु विजाणु दानी के अंदर जितनी भी कोशिकाएं वो सब की सब लघु विजाणु मातृ कोशिका है, तो एक कोशिका को बड़ी करके दिखाया है। लघु विजाणु मातृ कोशिका में मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन से तो ये 4 लघु विजाणु बन गए जो आपस में जुड़े हुए चतुष्क के रूप में। और फिर अंत में इनके अंदर 3 कोशिकीय संरचना बनती है। उसमें एक जनन कोशिका, जनन कोशिका बाद में या पहले ही 2 नरयुग्मक बनाती है। बाकी कायिक कोशिका जिसको नली कोशिका भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पे ट्यूब सेल न्यूक्लियस लिखा है उसके केंद्र को इंगित करते हुए। ठीक है, फिर आज जो हमने पढ़ा, आज और कल में उसका देखते हैं। मादा जननांग के बारे में पढ़ा था। ये मादा जननांग जिसका नाम कार्पल या पिस्टिल या स्त्री केसर अंडप, उसका है आधार्य फुला हुआ भाग अंडाशय। अंडाशय को बढ़ा करके यहाँ पे दिखा है। अंडाशय के अंदर बीजांड, बीजांड में नीचे ये छिद्र जैसी संरचना, बीजांड द्वार। बाकी जो लाइट कलर वाला पोर्शन दिखा है ये न्यूसेलस, न्यूसेलस मतलब बीजांड काय, और उसके अंदर एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। इस अकेले गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ जिससे 4 गुरु बीजाणु बन गए। 4 में से 3 देखो, 3 जो बीजाणु द्वार की तरफ है वो नष्ट हो गए। एक सक्रिय गुरु बीजाणु बचा रहता है जिसको लिखा है बचा हुआ गुरु बीजाणु, सर्वाइविंग मेगास्पोर। ठीक है, इस अकेले गुरु बीजाणु में पहले मुक्त केंद्र के विभाजन होते हैं, फिर कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, तब जाके बीजाणु द्वार की तरफ एक अंड कोशिका और उसके बगल में 2 सहाय कोशिकाएं, और निभाग की तरफ 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं जिनको एंटीपोडल्स बोला है। बाकी भाग केंद्रीय कोशिका, और केंद्रीय कोशिका में 2 ध्रुवीय केंद्रक दिखाए गए हैं। ठीक है, तो ये पूरा समराइज भी हो गया। नोट्स में ये देखो आपकी पुस्तक में इतना ही है। फीमेल गैमेटोफाइट ये हमने बात की थी, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट, इन पर हमने चर्चा की थी। ठीक है, नोट्स में आपको उपलब्ध करवा दें, और नोट्स के हिसाब से देखें तो इस चैप्टर में हमने इतना पढ़ लिया है पूरा। आगे का जो पोर्शन है ये वाला, इसका अध्ययन हम अगले चैप्टर में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, अध्ययनशील बने रहें।